हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका से लिया गया है, जो कि लगभग 90 शब्द प्रति मिनट की गति से होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके अलावा आपको और भी प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशन, न्यूज़पेपर डिक्टेशन, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पुनर्गठित राष्ट्रीय एकता परिषद की इस प्रथम बैठक में हम ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब देश के सामने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सबसे बड़ी चुनौती उपस्थित है। यह समय है जब हमें सिद्ध कर देना है कि जनसमूह के रूप में हम सब एक हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की 1962 से समय समय पर बैठकें होती रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय अखंडता व सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाता रहा है। इस बैठक में हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के संदर्भ में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं। राष्ट्र के सामने ऐसे ही महत्वपूर्ण और प्रमुख और भी कई विषय हैं, जैसे आतंकवाद, उग्रवाद व अलगाववाद की समस्या। परिषद की इस बैठक में हम इन राष्ट्रीय मामलों पर भी विचार करेंगे। वैसे इस बैठक के विषय के रूप में सांप्रदायिक सौहार्द को चुना गया है, क्योंकि हमारे सामने जो परेशान कर देने वाला घटना चक्र उपस्थित है, उससे राष्ट्रीय एकता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सरकार बहुत सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुंची है कि अधिक से अधिक इस मंच का प्रयोग किया जाए, ताकि राष्ट्रीय मामलों पर बेबाकी से बहस की जा सके तथा उनके समाधान के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। आरंभ से ही भारतीय समाज में सहिष्णुता की भावना बलवती रही है, जो शायद विश्व में अपने आप में एक अनूठा गुण रहा है। अपने विश्वास तथा अपने जीने के ढंग के प्रति समर्पित रहते हुए भी हमने सदैव ही दूसरों को उनके धर्म का पालन करने से प्रचारित करने, अपनी ही ढंग से जीवन जीने के अधिकारों का आदर किया है। इसी गुण ने भारत को असाधारण सांस्कृतिक विविधताओं वाला एक समृद्ध सभ्यता का देश बनाया है। इस विविधता के बीच से गुजरने वाले एकता के सूत्र ने भारतीय समाज को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। यह समाहित एकता के इतिहास के उन युगों में भी प्रकट होती रही है, जब भारत एक राजनीतिक प्रशासकीय इकाई नहीं था, बल्कि कई रजवाड़ों में बटा हुआ था। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए वर्तमान
घटना चक्र विशेष रूप से परेशान कर देता है। पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिकता का विष बीज फैला है तथा सांप्रदायिक दंगे भारी जनहानि के कारण बने हैं। इनके कारण लोगों को अकथनीय पीड़ा भोगनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक हानि तो गरीबों को उठानी पड़ी है। आप और हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना है और बड़ी गंभीरता से सोचना है कि हमारे समाज में ये विकृतियाँ क्यों जन्म ले रही हैं। ऐसा लगता है कि एक ओर तो हमारे प्राचीन समाज के बुद्धिमत्ता, सहिष्णुता और आपसी सहयोग की भावना जैसे गुण उत्तरोत्तर लुप्त होते जा रहे हैं तथा दूसरी ओर आधुनिक राष्ट्र को एकजुट करने वाला धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, कानून का सम्मान और विवादों को हल करने के लिए संस्थागत ढांचों जैसी व्यवस्थाओं की हम उपेक्षा करते जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता किसी भी प्रबुद्ध राष्ट्र की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अत्यधिक आधुनिक राष्ट्रों में आज यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता शासन की नीति का एक बुनियादी तत्व होना चाहिए। यहाँ तक कि जिस देश में अधिकांश नागरिक एक धर्म या आस्था विशेष को मानने वाले हैं, वहाँ भी प्रशासन व राजनीति से धर्म को अलग रखने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। किसी भी शासन के लिए यह आवश्यक है कि वह विभिन्न धर्मों को मानने वाले नागरिकों के बीच भेदभाव न करें। हमारे जैसे देश के लिए तो जहाँ धर्म, आस्था व संस्कृतियों की समृद्ध विविधता देखने को आती है, यह अनिवार्य मार्गदर्शी सिद्धांत है। उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन हम जैसे लोगों का कर्तव्य है कि आधुनिक राष्ट्र की आधारभूत संस्थाओं के प्रति लोगों में सम्मान व आस्था पैदा करें। हमने अपने लिए एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की रचना की है। इस धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संभव के अधिकारों की गारंटी हमारे संविधान में है। विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका तीनों को ही अलग अलग विशेष दायित्व सौंपे गए हैं। इनमें से प्रत्येक संस्था को सबके कल्याण के लिए स्वतंत्र होकर कार्य करने की अनुमति है। कार्यपालिका को व्यापक हितों को ध्यान में रखना होगा, चाहे इसके लिए अल्पावधि लाभों को तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े। विधायिका समूचे जनमानस का जन प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानून बनाती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ऐसी न्यायपालिका है जो स्वतंत्र व निष्पक्ष मानी जाती है। इसके निर्णयों का सब लोगों को आदर करना चाहिए। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे विवादों के संबंध में जो न्यायालय के विचाराधीन हैं, सभी आदेशों का
अक्षरशः पालन करेंगे। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।